हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डायरेक्टली इस सीरीज़ के बारे में बता देता हूँ। इस सीरीज़ में आपके 10 डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के ऊपर 10 क्वेश्चंस के निमोनिक कवर होने वाले हैं। आज से आने वाले अगले 10 दिन तक आपको चैनल के ऊपर एक स्टैंडर्ड के ऊपर, इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड के ऊपर एक क्वेश्चन, मोस्ट प्रेफरेबली वो एग्ज़ाम का क्वेश्चन होगा, उसका निमोनिक मिलने वाला है। यानी कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ बैठकर वीडियो देखनी है और आपका एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन इसकी एक छोटी सी कंडीशन ये है कि आप वीडियो को शुरू होने से पहले ही लाइक कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपकी नॉलेज इन एनी केस अपग्रेड होने ही वाली है वीडियो को देखने के बाद। ठीक इसी तरीके से आज का क्वेश्चन हमारा है एसए 240 से। एसए 240 अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसए कंसीडर करा जाता है। सीए फाइनल ऑडिट, एसए 240, एग्ज़ाम का क्वेश्चन 4 मार्क्स का आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। देखते हैं क्या लिखा है। यू आर अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ ग्लोबल लिमिटेड, एक्सप्लेन द रिस्क फैक्टर्स। आपसे रिस्क फैक्टर्स एक्सप्लेन करने को कह रहा है। कौन से रिस्क फैक्टर? रिलेटिंग टू मिस स्टेटमेंट, जो मिस स्टेटमेंट से रिलेट करते हैं। जो मिस स्टेटमेंट कैसे हुई? अराइजिंग फ्रॉम मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स से जो मिस स्टेटमेंट अराइज हुई है, उसके रिस्क फैक्टर्स आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है। देखते हैं कैसे याद होगा ये। रिस्क फैक्टर रिलेटिंग टू मिस स्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो तो आपको पता होगा, ऑडिट का आंसर लिखने से पहले आपको हमेशा एक हेडिंग देनी है, जैसे इस क्वेश्चन में दी गई है। प्रैक्टिस मैनुअल में भी ऐसे ही दी जाती है। आपको पहले एक हेडिंग देनी है। प्रेफरेबली हेडिंग क्वेश्चन में से ही निकल जाती है। जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि रिस्क फैक्टर रिलेटिंग टू मिस स्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, और सेम चीज़ ही हमने हेडिंग में डाल दी है। एसए 240, फिर एसए का नाम आता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये एसए डील क्या करता है? डील्स विद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू फ्रॉड वाइल परफॉर्मिंग द ऑडिट। हर एसए के आंसर को इसी तरीके से लिखा जाता है। एसए का नंबर, उसका नाम और वो एसए किससे डील करता है, ये बताया जाता है। आगे कहते हैं, अकॉर्डिंगली वेरियस रिस्क फैक्टर्स दैट रिलेट टू मिस स्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द बिलो मेंशन कंडीशंस। इस लाइन में भी कुछ नहीं बोला हुआ, सेम चीज़ दोबारा लिखी गई है कि रिस्क फैक्टर्स रिलेटिंग टू मिस स्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स किस में क्लासीफाई कर दिए गए हैं, नीचे जो दिए गए हैं। अब ये तीनों को ही, ये 3 पॉइंट्स जो आपको सामने दिख रहे हैं, इन तीनों को ही आपको याद करना है। और जब मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स हो जाए, मिस स्टेटमेंट हो जाए, तो आप क्या कहोगे? आरआईपी। अब कुछ नहीं बचा, आरआईपी। इस आरआईपी से हम इसको लर्न करेंगे। ये हमारा निमोनिक है, इसको आंसर को याद करने के लिए सबसे पहले आता है आर, रैशनलाइजेशन ऑफ द एक्ट। Individuals may be able to rationalize committing a fraudulent act. Some individual possess an attitude, कुछ इंडिविजुअल एक ऐसा एटीट्यूड रखते हैं या कैरेक्टर रखते हैं या सेट ऑफ एथिकल वैल्यूज़ रखते हैं, दैट अलाउज देम, जो उन्हें अलाउ करता है नोइंगली एंड इंटेंशनली टू कमिट अ डिसऑनेस्ट एक्ट। कुछ इंडिविजुअल्स रैशनलाइज हो जाते हैं फ्रॉड करने के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा एटीट्यूड, ऐसा कैरेक्टर या एथिकल वैल्यूज़ रखते हैं जो नोइंगली और इंटेंशनली उनको एक डिसऑनेस्ट एक्ट करने के लिए अग्री करता है, अलाउ करता है। However, even otherwise honest individuals can commit fraud in an environment that imposes sufficient pressure on them। और जहाँ पर ऑनेस्ट इंडिविजुअल्स होते हैं वो भी फ्रॉड कर सकते हैं जब एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जो कि उनके ऊपर एक सफिशिएंट प्रेशर क्रिएट करता है, इम्पोज करता है, तो वो भी एक डिसऑनेस्ट एक्ट कर जाते हैं। तो रेशनलाइजेशन ऑफ द एक्ट एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जिससे कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स वाली मिस स्टेटमेंट होती है। तो सबसे पहले आरआईपी में हमने पढ़ा आर, रैशनलाइजेशन ऑफ द एक्ट। आई से आता है इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट फ्रॉड।
It may exist when management is under pressure from sources outside or inside the entity. ये कब होता है? जब मैनेजमेंट एक प्रेशर में होता है, चाहे वो आउटसाइड या इनसाइड हो एंटिटी के, टू अचीव एन एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड बोले तो जो कि हो सकता है लेकिन परहैप्स वो क्या है, अनरियलिस्टिक है, अर्निंग टारगेट्स और फाइनेंशियल आउटकम। कुछ ऐसा अनरियलिस्टिक टारगेट रख लिया है जो कि एक्सपेक्टेड तो था, अनरियलिस्टिक अर्निंग्स या कुछ ऐसा फाइनेंशियल आउटकम रख लिया है जिसकी वजह से उन्हें फ्रॉड करना पड़ रहा है। ये एक इसका रिस्क फैक्टर है। पी से आता है हमारा, RIP से आता है परसीव अपॉर्चुनिटी टू डू सो। इट में एग्जिस्ट व्हेन एन इंडिविजुअल बिलीव इंटरनल कंट्रोल कैन बी ओवरराइडन। ये कब होता है? जब एक इंडिविजुअल को पता होता है कि इंटरनल कंट्रोल ओवरराइड किए जा सकते हैं। For example, because the individual is in a position of trust or has knowledge of specific weakness in internal control। इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इंडिविजुअल ऐसी पोजीशन में है ट्रस्ट की, या उसे पता है, उसको नॉलेज है कि ये स्पेसिफिक वीकनेस इंटरनल कंट्रोल की है। तो ये भी एक बनता है रिस्क फैक्टर जो कि मिस स्टेटमेंट होती है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स से। अल्टीमेटली आपको ये पढ़ना खुद है। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव होता है सिर्फ आपको एक ऐसा शॉर्ट फॉर्म या एक ऐसा निमोनिक देना या एक ऐसी लर्निंग ट्रिक देना जिससे आप जब दोबारा पढ़ो तो उस लर्निंग ट्रिक से आपको लर्न हो जाए। जितना समझना है, सेल्फ रीड लगाना है, वो आप खुद लगाओगे। एक बार खुद पढ़ोगे याद हो जाएगा। याद कैसे करना है? RIP। एक बार एग्जामिनर का कमेंट पढ़ते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? The conditions generally present when fraud exists, namely incentive pressures, opportunities, and attitude rationalization, are not focused by majority of examinees। किसी ने भी इस पे फोकस नहीं करा, इन RIP 3 पॉइंट्स पे फोकस नहीं करा। Examinees wrote irrelevant answers. Many examinees explain the effect of misappropriation of assets instead of risk factor relating to misstatement arising from misappropriation of एसेट। एग्जामिनीज ने क्या करा? इरेलीवेंट आंसर लिख के, और कईयों ने इफ़ेक्ट बताया कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स से क्या हो जाता है, ना कि उन्होंने रिस्क फैक्टर लिखे। तो जो पूछा है वही लिखना है। क्या पूछा है? रिस्क फैक्टर्स पूछे हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या है? RIP। आपको ये तीनों लिखने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, निमोनिक कवर हुआ होगा। अब से लेकर आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट के एग्ज़ाम्स तक वीडियोस रेगुलर रहें। ये सीरीज़ तो अगले 10 दिन तक रेगुलर रहने ही वाली है। वेरी फ्रीक्वेंटली अगली सीरीज़ भी हम पिक कर लेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। बिना लाइक किए मत जाना।